Today we are reviewing the lecture unit April 2, 2026. तो कॉफी ले ली तुमने? क्योंकि आज स्टाफ रूम में बैठकर हमें लिटरली एक मैसिव डेटा एनालिटिक्स सेशन का डाइसेक्शन करना है। हाँ यार, मेरी कॉफी तो रेडी है और जेन्युइनली आज का टॉपिक काफी इंटेंस है क्योंकि हम उन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को अनपैक करने वाले हैं जो एक्चुअली मशीन लर्निंग की बैकबोन होते हैं। एग्जैक्टली। आई मीन लोग हमेशा एडवांस्ड मॉडल्स के पीछे भागते हैं, लाइक न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। पर मेरा एक बेसिक सवाल है तुमसे भाई, ये इतने बेसिक डेटा टाइप सिखाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं? मतलब क्या डेटा एनालिटिक्स में साइज और फिट सच में मैटर करता है? भरे बिल्कुल मैटर करता है। बल्कि मैं तो कहूंगा डेटा एनालिटिक्स में साइज, फिट और स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर फाउंडेशनल फिट लूज है ना, तो तुम्हारा $1 मिलियन मॉडल भी गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला हाल करेगा। सही बात है यार, मतलब डेटा को डीपली एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। हाँ, तो आज हम एकदम बेसिक टाइप से शुरू करके उन कॉम्प्लेक्स कर्व्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तक जाएंगे। बिल्कुल। और इनको टेक्स्ट बुक थ्योरीज जैसे क्रिस्प डीएम और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज से लिंक भी करेंगे। तो बिना डिले के शुरू करें। हाँ, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। मूविंग ऑन टू द April 2, 2026 सेशन। तो लेक्चर की शुरुआत में बेसिक्स कवर हुए थे, जहां आर ऑब्जेक्ट्स को नाम देने के रूल्स बताए गए थे। राइट, वो नेमिंग कन्वेंशंस वाला पार्ट। हाँ, मतलब रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। आप लेटर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स और पीरियड मतलब डॉट यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर, पर नाम हमेशा लेटर या पीरियड से ही स्टार्ट होना चाहिए। सही कहा। नंबर्स या अंडरस्कोर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, और आर के जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। पर एक बात बताओ, सिस्टम को इतनी प्रॉब्लम क्या है अगर मैं नंबर्स से अपना वेरिएबल स्टार्ट कर दूं? अरे वो एक्चुअली कंपाइलर लॉजिक का चक्कर है। सोचो अगर तुमने एक ऑब्जेक्ट का नाम 1 2 3 डेटा रख दिया, तो जैसे ही कंपाइलर रीड करना शुरू करेगा उसको पहला कैरेक्टर 1 दिखेगा। अच्छा, तो उसको लगेगा कि ये मैथ होने वाली है। एग्जैक्टली, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सपेक्ट करेगा, पर अचानक से डेटा वर्ड आ जाएगा और सिस्टम कंफ्यूज होकर क्रैश हो जाएगा। इसलिए स्ट्रिक्ट रूल है कि टेक्स्ट या डॉट से शुरू करो, ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये नाम है, वैल्यू नहीं। ओह वाओ, दैट मेक्स टोटल सेंस। तो नेमिंग क्लियर करने के बाद लेक्चर सीधा आर के सबसे बेसिक स्ट्रक्चर पर जंप करता है, जो कि वेक्टर्स हैं। हाँ, द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आर, राइट। और वेक्टर बनाने के लिए हम वो सी फंक्शन यूज करते हैं जिसको कंकैटिनेशन कहते हैं। पर वेक्टर का एक बड़ा रिजिड रूल है कि उसमें डेटा हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक ही क्लास टाइप का। बिल्कुल, आइदर ऑल नंबर्स और ऑल टेक्स्ट। पर लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। अगर मैं वेक्टर के अंदर 1.4 जो कि न्यूमेरिक है और इंडिया जो कि कैरेक्टर है, उनको एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? क्या टर्मिनल फट जाएगा, एरर दे देगा? नहीं, यही तो आर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। वो सिस्टम एरर नहीं थ्रो करेगा। आर बैकग्राउंड में क्वाइटली एक एडजस्टमेंट कर लेता है। वो तुम्हारे उस 1.4 न्यूमेरिक को ऑटोमेटिकली कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इस प्रोसेस को इम्प्लिसिट कोवर्जन कहते हैं। दोनों वैल्यूज टेक्स्ट बन जाएंगी ताकि वो वेक्टर होमोजेनिटी मेंटेन कर सके। ओह, मतलब सिस्टम बिना पूछे अपने आप एडजस्ट कर लेता है, एकदम स्मूथ ट्रांजिशन। हाँ, एग्जैक्टली, स्मूथ ट्रांजिशन। क्योंकि नंबर्स को टेक्स्ट बनाना इजी है, पर हर टेक्स्ट को नंबर बनाना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। आर ऑलवेज टेक्स द सेफेस्ट राउट। बट वेट अ मिनट, अगर मुझे आर का ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं चाहिए तो? मतलब अगर मैं चाहती हूं कि वो स्पेसिफिकली न्यूमेरिक ही रहे और मैं जबरदस्ती इंडिया को नंबर बनाने पे फोर्स करूं। ओह, तो तुम उसके साथ गेटिंग फिजिकल विद डेटा टाइप्स वाले मोड में हो। इसको एक्सप्लिसिट कोहर्जन कहते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट फंक्शंस लगाते हैं, जैसे एज डॉट न्यूमेरिक या एज डॉट कैरेक्टर और एज डॉट लॉजिकल। राइट, तो अगर मैं लिटरली टाइप करूं एज डॉट न्यूमेरिक और ब्रैकेट में इंडिया डाल दूं तो क्या होगा? तो सिस्टम रेजिस्ट करेगा ऑब्वियसली। जबरदस्ती करोगे तो एरर ही आएगा ना। आर मैथमेटिकल कन्वर्जन नहीं कर पाएगा तो वो कंसोल में सीधा एक एनए निकाल देगा। एनए मतलब नॉट अवेलेबल, राइट? सही पकड़ा। ये एक तरह की वार्निंग होती है सिस्टम की तरफ से कि नैस इंट्रोड्यूस्ड बाय कोवर्जन। मतलब तुमने डेटा टाइप्स को इतना फोर्स किया कि डेटा एक्चुअली ब्रेक हो गया। ये तो वही बात हुई ना कि तुम किसी प्योरली टेक्स्ट इंसान को मैथ जीनियस बनने पे फोर्स कर रहे हो। एनए ही निकालना है रिजल्ट में। पर मैंने लेक्चर में एक और चीज नोटिस की। नंबर्स और लॉजिकल्स के बीच में कोवर्जन काफी स्मूथ था। हाँ, वो लॉजिकल कन्वर्जन्स बहुत स्मूथ होते हैं,
लॉजिकल मतलब बस ट्रू और फॉल्स है ना? राइट। तो उसमें था कि अगर आप 0 को लॉजिकल में कन्वर्ट करते हो तो वो फॉल्स बन जाता है, यानी ऑफ स्टेट। और 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, जैसे 1.4 हो या 6, वो इजीली ट्रू बन जाता है, यानी ऑन स्टेट। एग्जैक्टली क्योंकि मशीन लेवल पर कंप्यूटर बाइनरी में ही सोचता है। उसके लिए ट्रू हमेशा 1 होता है और फॉल्स हमेशा 0 होता है। तो ये न्यूमेरिक और लॉजिकल आपस में प्रैक्टिकली भाई बहन जैसे हैं। सही है। तो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद लेक्चर में बारी आती है डायमेंशन बढ़ाने की, मतलब मूविंग टू मैट्रिसेस। हाँ, मैट्रिसेस। अगर वेक्टर एक सिंगल लाइन है तो मैट्रिक्स वही लाइन है जिसको 2 डायमेंशंस में फोल्ड कर दिया गया है, रोज और कॉलम्स के अंदर। और इसके लिए फंक्शन बड़ा सिंपल था। मैट्रिक्स लिखो और उसमें n रो इक्वल टू 3 और n कॉल इक्वल टू 2 पास कर दो, तो इंस्टेंटली 3 रोज और 2 कॉलम्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर मैं इस फंक्शन में रोज और कॉलम्स बता दूं पर कोई डेटा ही ना डालूं तो आर क्या करेगा? उस केस में आई थिंक R एक एम्प्टी फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें हर सेल में बाय डिफॉल्ट NA भर जाता है, राइट? बिल्कुल, परफेक्टली एम्प्टी स्केलेटन बन जाता है। और मैट्रिसेस को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर में एट्रीब्यूट्स का जिक्र था। हम डिम फंक्शन यूज करते हैं डायमेंशंस चेक करने के लिए। राइट, डिमेंशन और एट्रीब्यूट्स। वेक्टर के पास तो जनरली बस लेंथ होती है, पर मैट्रिक्स के पास डिमेंशंस होते हैं। हाँ, डिमेंशंस बहुत क्रूशियल होते हैं। क्योंकि आप लिटरली रो नेम्स और कॉलम नेम्स फंक्शंस यूज करके डेटा को लेबल कर सकते हो। मतलब रोज को मंथ 1, मंथ 2 और कॉलम्स को प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 नाम दे सकते हो। बिना लेबल्स के मैट्रिक्स जस्ट एक कंफ्यूजिंग नंबर का झुंड लगेगा। सही बात है। और रियल वर्ल्ड में डेटा कंबाइन करना पड़ता है। इसके लिए सी बाइंड और आर बाइंड फंक्शन सिखाए गए थे। अच्छा, कॉलम बाइंड और रो बाइंड। हाँ, मतलब 2 अलग-अलग वेक्टर्स को आसपास लाके कॉलम वाइज या रो वाइज बाइंड करना। टोटली स्ट्रैप्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। एग्जैक्टली, फुल बॉन्डेज। पर सीरियसली अगर हम इसको थ्योरी से लिंक करें तो हैन एंड कंबर की जो डेटा माइनिंग वाली टेक्स्ट बुक है ना, उसमें इस 2D स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली स्पेशल डेटा या सिंपल रिलेशनल टेबल्स के कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया है। जो SQL डेटाबेसेस में टेबल्स होती हैं, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आता है, क्योंकि मैट्रिक्स एसेंशियली वेक्टर्स से ही बनती हैं, तो वो भी तो होमोजीनियस हुई ना? हाँ, रूल तो वही अप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स में या तो सारे नंबर्स होंगे या सारे कैरेक्टर्स, पर इंडस्ट्री में हमेशा डेटा मिक्स होता है यार। किसी का नाम स्ट्रिंग में होगा, उसकी एज नंबर में होगी और उसका एक्टिव स्टेटस लॉजिकल होगा। तो R इसको कैसे हैंडल करता है? वहीं पे आते हैं लिस्ट्स। लिस्ट का नेचर एकदम हेट्रोजीनियस होता है, मतलब टोटली चिल एंड अकोमोडेटिंग। सो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं? बिल्कुल। अगर आप लिस्ट फंक्शन में 1.4, ट्रू और दिल्ली एक साथ डालोगे तो आर कोई जबरदस्ती कोजन नहीं करेगा। सब अपनी रियल फॉर्म में पीसफुली एक ही लिस्ट में रहेंगे। अच्छा, पर लेक्चर में टीचर ने खास ट्रिक दिखाई थी एम्प्टी लिस्ट बनाने की। क्या थी वो कमांड? वो प्री एलोकेशन ट्रिक थी। वेक्टर कमांड में टाइप इक्वल टू लिस्ट और लेंथ इक्वल टू 10 डालना था। हाँ, तो उससे एक 10 लेंथ की लिस्ट बन जाती है जिसमें सब कुछ शुरू में नल होता है। पर यार एक बात बताओ मुझे, हाँ, पूछो। अगर लिस्ट सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, इतनी ओपन माइंडेड है, तो लोग प्योर आर में बस वेक्टर्स और मैट्रिसेस यूज ही क्यों करते हैं? वाई बी रिस्ट्रिक्टिव जब आपको लिस्ट जैसी फ्रीडम मिल रही है? अरे, रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है डेटा साइंस में। सोचो, तुम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो जहां एक कॉलम है मार्क्स का। ओके, वहां तुम एक्सपेक्ट करती हो कि सिर्फ नंबर्स आएंगे ताकि तुम एवरेज निकाल सको। अगर लिस्ट टाइप फ्रीडम हुई तो वहां कोई गलती से टेक्स्ट में एब्सेंट लिख देगा, और जब तुम्हारा एल्गोरिदम उस पे कैलकुलेशन रन करेगा तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ओह आई सी। तो वेक्टर एक तरह का बाउंसर है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए। एग्जैक्टली। और स्पीकिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ये हमें सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाता है जो प्रैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स। यस, कैटेगोरिकल डेटा। देखो, डेटा हमेशा स्ट्रिक्टली कंटिन्यूस नंबर्स नहीं होता। बहुत बार डेटा बकेट्स में होता है, कैटेगरीज में, जैसे मेल और फीमेल, या डुअल सिम और सिंगल सिम, या फिर प्रीपेड और पोस्टपेड टेलीकॉम के टर्म्स में। हाँ, तो इनको ठीक से हैंडल करने के लिए आर फैक्टर फंक्शन यूज करता है। फैक्टर्स एक्सटर्नली लेबल्स यूज करते हैं, पर सिस्टम इंटरनली उनको इंटीजर्स की तरह स्टोर करता है,
जैसे मेल को 1 और फीमेल को 2। पर वो उनको ट्रीट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की तरह ही करता है। हाँ और उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए एक बहुत सिंपल फंक्शन है टेबल। हाँ, टेबल लगाओ और तुरंत नंबर्स मिल जाते हैं। लेक्चर में एक पॉइंट इतना ब्रिलियंट था ना इस बारे में। टीचर ने बोला कि कैटेगरीज के ऊपर मीन या मीडियन निकालना प्योर नॉनसेंस है। बिल्कुल नॉनसेंस है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर एज ग्रुप 1 है 18 से 30 साल और एज ग्रुप 2 है 30 से 40 साल। राइट। अब अगर इनको न्यूमेरिक मानकर मीन निकालोगे तो 1.5 आएगा। 1.5 एज ग्रुप का क्या मतलब होता है रियल लाइफ में? कुछ नहीं। इसलिए कैटेगोरिकल डेटा में सिर्फ मोड मेक सेंस करता है, Right. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और इस फैक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट का रियल इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट समझने के लिए वेराइजन वायरलेस की केस स्टडी देखनी पड़ेगी जो रेफर की गई थी। ओह या। पुटलर और क्रेलर की टेक्स्ट बुक कस्टमर एंड बिजनेस एनालिटिक्स में वो केस स्टडी डिटेल में है। लेक्चर में चर्न वर्सेस नो चर्न लाइटली मेंशन हुआ था। हाँ, तो उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था? देखो, टेलीकॉम बिजनेस में चर्न सबसे बड़ी बीमारी है। कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है और वो सीधा कॉम्पिटिटर के पास भाग जाता है। वेराइजन ने अपना पास लेबल डेटा उठाया, उनके कॉल पैटर्न, सर्विस रिक्वेस्ट वगैरह, ओके। और उन सबको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। हम्म। फिर उन्होंने इस पैटर्न डेटा को एक प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल में डाला, स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में। जो कि बाइनरी आउटकम देता है ना? एग्जैक्टली। चर्न या नो चर्न, वो मॉडल एग्जैक्टली बता देता था कि कौन सा कस्टमर छोड़ के जाने वाला है। ओह वाओ। तो वेराइजन ने उन रिस्की कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उनको टारगेटेड एक्सपेरिमेंटल प्लान्स ऑफर किए कॉन्ट्रैक्ट एंड होने से पहले। सही बात है। और उसका नतीजा पता है क्या निकला? उन्होंने अपना चर्न रेट लगभग 25% तक गिरा दिया। मतलब 1/4 चर्न कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, बस इन सिंपल टारगेट वेरिएबल्स और मॉडलिंग के थ्रू। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब वो छोटे से फैक्टर्स मॉडल में टारगेट वेरिएबल्स बन जाते हैं। पर देखो, रियल वर्ल्ड डेटा हमेशा इतना क्लीन तो नहीं मिलता ना जैसे टेक्स्ट बुक्स में होता है। अरे बिल्कुल नहीं, रियल वर्ल्ड डेटा तो पूरा कचरा होता है। उसमें आधी चीजें मिसिंग होती हैं, फील्ड्स खाली पड़ी होती हैं। और वहीं पे लेक्चर का नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हैंडलिंग द मेस। मिसिंग डेटा को ढूंढने के लिए is.na फंक्शन सिखाया गया। हाँ, is.na। ये बेसिकली पूरे ऑब्जेक्ट या डेटा फ्रेम पे रन होता है और बताता है कहाँ ट्रू है यानी मिसिंग डेटा और कहाँ फॉल्स है यानी डेटा प्रेजेंट है। ये स्टेप इतना क्रूशल है कि इसको डेटा एनालिटिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल से सीधा मैप किया जा सकता है। तुम्हें क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क याद है? हाँ, क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग है ना। पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आती है, जैसे चर्न रोकना है, उसके बाद डेटा अंडरस्टैंडिंग। राइट। उसके बाद आता है डेटा प्रिपरेशन। ये जो मिसिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं, डेटा टाइप्स को कोअर्स कर रहे हैं और फैक्टर्स बना रहे हैं, ये बेसिकली वही डेटा प्रिपरेशन फेज है। गॉट इट। और इस पूरे डेटा को होल्ड करने का अल्टीमेट वेसल होते हैं डेटा फ्रेम्स, जो एक स्प्रेडशीट या टेबल जैसा होता है। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा स्ट्रिक्टली डिफाइंड रूल होता है। हाँ, लेक्चर में बताया था, कॉलम्स के अंदर यानी वर्टिकली स्ट्रक्चर हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब अगर एज का कॉलम है तो सिर्फ नंबर्स आएंगे, पर कॉलम्स के बीच में यानी हॉरिजॉन्टली वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। मतलब एज कॉलम के बगल में नेम कॉलम जो टेक्स्ट है और उसके बगल में चर्न स्टेटस जो लॉजिकल है, सब एक साथ एक ही डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट कर सकते हैं सेफली। इट्स ब्रिलियंटली इंजीनियर्ड। और टीचर ने एक्सप्लिसिटली क्लियर किया कि ये डेटा प्रेप फेज था और नेक्स्ट क्लासेस में सीधा ईडीए शुरू होगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यस। तो आई थिंक आज के इस डीप डाइव को अब हमें क्विकली रिकैप कर लेना चाहिए ताकि सब कीवर्ड्स और फॉर्मूलाज दिमाग में सेट हो जाएं। गुड आइडिया। तो हमने स्टार्ट किया वैल्यूज को कंबाइन करने वाले कॉम्बाइन फंक्शन से। उसके बाद टाइप बदलने के लिए हमने as.numeric, as.character और as.logical देखे। राइट। फिर डायमेंशन एक्सपैंड करने के लिए मैट्रिक्स फंक्शन और साइज चेक करने के लिए डिम, वेक्टर्स और कॉलम्स को बाइंड करने के लिए cbind और rbind थे। हाँ, और जब डेटा अलग अलग टाइप्स का हो तो हमने फ्लेक्सिबल लिस्ट फंक्शन का यूज देखा। उसके बाद रियल वर्ल्ड कैटेगरीज लाइक चर्न के लिए फैक्टर फंक्शन और उनकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करने के लिए टेबल फंक्शन देखा। और फाइनली डेटा सेट के गैप्स निकालने के लिए वो मिसिंग वैल्यू लोकेटर is.na फंक्शन डिस्कस किया। ये सब एक तरह से डेटा डिक्शनरी है। सही बात है। पर एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल पॉइंट मैं लिसनर्स के लिए ऐड करना चाहूँगी यहाँ। इस लेक्चर को सुनते टाइम मैंने नोटिस किया कि टीचर कॉन्स्टेंटली अपनी स्क्रीन पर आर स्टूडियो चलाकर
लाइव कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लियरली आर स्टूडियो चल रहा था। एग्जैक्टली। उन्होंने मिसिंग वैल्यूज प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई किए और नेम्स एट्रीब्यूट को वेक्टर्स पे रन करके दिखाया लाइव। तो जेन्युइनली मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इस सेशन का सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं तो वीडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर देखना। बहुत हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि विजुअल कॉन्टेक्स्ट के बिना आर कोड थोड़ा ड्राई हो सकता है। बिल्कुल, विजुअल्स देखे बिना सिंटैक्स पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और शेड्यूल के बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लिसिटली क्विज की डेट तो नहीं दी, पर एक टाइमलाइन शेयर की थी क्लास के एंड में, राइट? हाँ, शेड्यूल काफी टाइट है। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि अपकमिंग मंडे को ईडिया खत्म होगा, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट चलेगा और देन डायरेक्ट मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट होगा। मतलब आने वाले सेशंस काफी हैवी होने वाले हैं दोस्तों। सो ब्रेस योरसेल्व्स। सच में द रियल मैथ इज कमिंग सून। तो आज का सेशन रैप अप करने से पहले मैं उस वराइजन केस स्टडी को लेकर एक फाइनल थॉट रखना चाहती हूँ। हाँ, बताओ। सोचो, अगर हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स चर्न इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो क्या हम परमानेंटली किसी कस्टमर का बिहेवियर या ह्यूमन साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बस एक राइट ऑफर देकर? ओह, ये बहुत ही डीप और थोड़ा स्केरी क्वेश्चन है ना? या फिर क्या कस्टमर इवेंचुअली मॉडल से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते टाइम उसको बेनिफिट मिलना ही है? कौन जीतेगा आखिर में, ह्यूमन इंस्टिंक्ट या डेटा स्ट्रक्चर? ये तो लिसनर्स को ही सोचने देते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, डेटा में आंसर्स हमेशा छुपे होते हैं। यस, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर रिव्यू में।